प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। इस कक्षा में आज हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। आप सभी को अपने व्यवहारिक जीवन में भी और हिंदी भाषा की पढ़ाई करते हुए भी उपसर्ग और प्रत्यय इन दो शब्दों को सुनने का मौका मिला होगा, और एक बार नहीं मिला होगा, बारंबार मिला होगा। आप लोग अपने मन में बहुत कुछ समझते भी होंगे कि वस्तुतः उपसर्ग क्या है, लेकिन आज हम इसी उपसर्ग को शास्त्रीय तरीके से पढ़ेंगे। उपसर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। प्री यानी पहले और फिक्स यानी लगाना, और गाहे बगाहे यही अर्थ या यही शब्द संदर्भ उपसर्ग का भी है। यदि आप उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो वास्तव में यह शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा से आया, यानी उपसर्ग शब्द तत्सम शब्द है, संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गया। हिंदी में उसी तरीके से प्रयोग में लाया जाने लगा, और इसका भी अर्थ वही है। यदि आप शब्द का विच्छेद करें तो वही अर्थ प्राप्त होगा जो आपको प्रीफिक्स से प्राप्त होता है। कैसे? उपसर्ग, उप यानी समीप और सर्ग यानी सृष्टि करना। यानी कि जब हम किसी शब्द के समीप ले जा करके इस उपसर्ग को उपस्थित करते हैं तो एक नए शब्द की सृष्टि होती है, जो न केवल अपने आप में नया होता है बल्कि अर्थ के दृष्टिकोण से भी नया होता है। यह उपसर्ग किसी शब्दांश में या शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ में कुछ विशिष्टताओं की उत्पत्ति कर देते हैं, और यह उपसर्गों का मूल गुण है। यानी कि यदि आपने किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग का प्रयोग किया तो उपसर्ग लगाने के पश्चात जो हमें शब्द प्राप्त होगा वह ठीक वही अर्थ प्रस्तुत नहीं करेगा जो मूल शब्द प्रस्तुत कर रहा था। अब अगर हम परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो कहेंगे कि उपसर्ग उस शब्द को या अव्यय को कहेंगे जो शब्दों के आरंभ में लग करके जुड़कर उसके अर्थ का विस्तार करता है या उसके अर्थ को कुछ विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत करता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम अर्थ विस्तार कह रहे हैं या अर्थ को विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं तो इसमें शब्द का विशिष्ट अनुमोदन तो शामिल है ही, लेकिन कई बार अर्थ के स्तर पर उपसर्ग लगाने के पश्चात उसी शब्द का नकारात्मक अर्थ भी प्राप्त होने लगता है, या न केवल नकारात्मक अर्थ बल्कि जो मूल शब्द का अर्थ था उससे बिल्कुल अलग एक नया ही अर्थ प्राप्त होने लगता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं हार। अब हार शब्द का आप लोग मुख्यतः दो अर्थ जानते हैं। पहला अर्थ तो है पराजय, हार जाना, और दूसरा अर्थ है जो गले में माला पहनी जाती है अलग विशिष्ट तरीके का, वह भी हार है। हाँ, कि उस महिला ने जो गले में हार पहना था वह बहुत सुंदर था। तो ये दो मुख्य अर्थ हैं जो आप आम लोक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। अब अगर हम इसी हार शब्द के आगे कोई उपसर्ग जोड़ दें तो आप पाएंगे कि अर्थ बिल्कुल नया हो जाएगा। जैसे प्रहार,
हमने कहा प्रहार। अब प्रहार का क्या मतलब हुआ? किसी पर आघात करना, यह प्रहार का अर्थ हुआ। अब आप ध्यान दें कि इस प्रहार का अर्थ उस हार के दोनों अर्थों से, हार शब्द के दोनों अर्थों से बिल्कुल अलग है। कोई संबंध नहीं है प्रहार का, जो प्रहार से अर्थ निकल रहा है उसका उस हार शब्द के अर्थ से, कहीं से दूर दूर तक भी। इसी तरीके से हम इसी हार में आ जोड़ दें, आप उपसर्ग जोड़ दें तो बन जाएगा आहार। आहार का मतलब आपको पता है। और वी जोड़ दें तो बन जाएगा विहार। विहार मतलब घूमना फिरना। सामान्य अर्थ यही है, वैसे तो ढेर सारे अर्थ हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वह जो आपने मूल शब्द लिया था हार, उस मूल शब्द का अर्थ आपको उपसर्ग लगाने के बाद कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि अर्थ कुछ विशिष्ट संदर्भों के लिए प्रयुक्त होने लगेगा। बिल्कुल नया और अनोखा ही अर्थ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसीलिए उपसर्ग भाषा के बहुत महत्वपूर्ण अवयव हैं, और वे न केवल अर्थ की सर्जना करते हैं बल्कि अर्थ का विस्तार भी करते हैं। आप एक ही शब्द से अलग अलग उपसर्ग लगा करके तमाम नए शब्द संदर्भों और तमाम नए अर्थों की रचना या सृष्टि कर सकते हैं। यह हुआ उपसर्ग को समझने का एक तरीका, या हम कहें कि हमने अभी उपसर्ग की सामान्य परिभाषा समझी। अब हम उपसर्ग के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को देखेंगे और यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि इन उपसर्गों के माध्यम से हिंदी अपनी शब्द संपदा का विकास किस प्रकार से करती है। अगर आप हिंदी भाषा को देखें तो आप पाएंगे कि हिंदी भाषा में जो उपसर्ग हम प्रयुक्त करते हैं उन उपसर्गों के 4 प्रमुख स्रोत हैं। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कि शब्द संपदा के 4 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसी प्रकार से यदि हम उपसर्गों को संपदा के रूप में गिने तो हिंदी में इन उपसर्गों की प्राप्ति के 4 प्रमुख स्रोत हैं या 4 प्रमुख साधन हैं। पहला साधन है वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए। दूसरा स्रोत है वे उपसर्ग जो हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, यानी मूलतः वे हिंदी के ही उपसर्ग हैं। तीसरा स्रोत आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा पर अरबी और फारसी भाषा का बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव है। आपकी अपनी भाषा में अरबी और फारसी भाषा के, यहां तक कि मैंने कहा तुर्की, तो तुर्की भाषा के भी इतने शब्द घुल मिल गए हैं कि आप उनको अब अपनी भाषा से अगर सतर्क न हो तो अलग नहीं कर सकते। आपको उन शब्दों को अलग करने के लिए और उन उपसर्गों को अलग करने के लिए बेहद सतर्क होना होगा। यदि सतर्क नहीं है तो वे उपसर्ग आपके भाषा के प्रवाह में इतने खप चुके हैं कि आप सामान्य तौर पर उन्हें अपनी भाषा से अलग नहीं कर पाएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं संपदा, तो अब ये उपसर्ग उस भाषा के होंगे तो होंगे, लेकिन अब ये हिंदी की अपनी संपदा है। हिंदी में इनका सामान्यतः और बहुतायत प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें हिंदी से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, इन्हें हिंदी में ही परिगणित किया जाना चाहिए। तो कौन सा तीसरा स्रोत है? जो अरबी, फारसी, तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी ने ग्रहण किया। और चौथा प्रमुख स्रोत क्या है? संस्कृत से केवल उपसर्ग नहीं लिए,
जो सीधे सीधे संस्कृत के उपसर्ग हैं उन उपसर्गों को नहीं लिया, बल्कि कुछ अव्यय जो हैं, जो व्यय नहीं होते हैं, अव्यय हैं, उन्हें भी हिंदी ने उपसर्गों की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस प्रकार से जब हम उपसर्ग को संपदा के रूप में देखते हैं तो हिंदी में इन उपसर्गों के 4 प्रमुख स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, जो अरबी, फारसी, तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, और चौथा संस्कृत के अव्यय। इन 4 स्रोतों के माध्यम से हिंदी उपसर्ग की संपदा में स्वयं को अत्यंत धनवान महसूस करती है और प्रस्तुत करती है। अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा से वे उपसर्ग जो हिंदी में आए। और ध्यान दीजिए कि लगभग सारे के सारे उपसर्ग जो संस्कृत के हैं वे हिंदी में उतनी ही सहजता से प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं और वे 22 के 22 हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ या आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि और उप। ये कुल 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और अब उन्हें केवल संस्कृत के उपसर्ग नहीं कहना चाहिए। आप यह भले ध्यान रखें भाषा के विद्यार्थी के तौर पर कि हमें यह संपदा कहाँ से मिली, लेकिन इस संपदा को अब हिंदी से विलग समझना बहुत गलत होगा। इन्हें हिंदी से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि हिंदी की अपनी संपदा के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। अब हम एक एक जो उपसर्ग है संस्कृत से आया है उसको पढ़ेंगे और उसके शब्द प्रयोग देखेंगे। यानी किसी भी शब्द से जुड़ता है तो किस प्रकार से नए अर्थ संदर्भों की रचना करता है। पहला मैंने कहा हम क्रम से चलते हैं। जैसे अति, मैंने कहा अति। अब अति का मतलब हुआ किसी चीज का आधिक्य। अति जैसे अतिशय, अतिरेक, अतिरिक्त। हाँ, ये जो प्रयोग हैं अति के, अति मतलब उसके स्वरूप को बढ़ा दे रहा है। दूसरा है अधि। अधि यानी जब हम कहते हैं, जब हम अधि का प्रयोग करते हैं तो वह मुख्यतः प्रतिष्ठित होने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहें अधिपति या अध्यक्ष, या अधि के और संदर्भ है अध्ययन। यह वर्ण से भी संदर्भित है। आप ध्यान दीजिए कि मुख्यतः उस पर आच्छादित हो रहा है, तो उसमें पदावलंबिता भी है और वर्ण की संयोगिता भी है। पद के धारण की शक्ति को भी बढ़ा रहा है और वर्ण संबंधी अर्थ को भी दर्शा रहा है। कैसे? जैसे अध्ययन या अध्यापन। अब हम फिर आते हैं अनु। अनु जो है वह किसी के पीछा करने से संबंधित है, अनुसरण करने से संबंधित है। उसको कहते हैं मागुन। तो जैसे हम कहें इसका प्रयोग करें अनुक्रम, अनुताप, अनुज। अनुज यानी छोटा भाई। तो ये सारे अनु के प्रयोग हैं। लेकिन उसी के साथ साथ
अनु जो है, मैंने अभी आपसे कहा कि वह एक तरीके का अनुसरण भी है, यानी पीछे चलना। अनु यानी कहीं न कहीं पीछे चलने के संदर्भ में भी है, इसीलिए वह प्रमाण के संदर्भ में भी उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। और मैं कहूं कि इसके उदाहरण दीजिए तो ढेर सारे उदाहरण हैं। अनुकरण और अनुमोदन। अब आते हैं अप पर। अप के भी दो संदर्भ हैं। क्या संदर्भ है? देखिए, अप गिरावट को दर्शाता है, तो पतन को दर्शाता है, और अप विरुद्ध को भी दर्शाता है। ये ध्यान आपको देना है। तो इन दोनों ही संदर्भों में अप उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो गिरावट के संदर्भ में अपकर्ष या अपमान, और विरुद्ध के संदर्भ में हम कहें अपकार, उपकार, अपकार, अपजय। इसी तरीके से अपि है। और फिर हम आते हैं अभि। अभि के तीन संदर्भ हैं। तीनों संदर्भ जुड़े तो हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग भी हैं। आपको कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार उपसर्ग त्वरित रूप से सीधे सीधे नहीं जुड़ जाते, बल्कि ये उपसर्ग संधियों के माध्यम से भी जुड़ने लगते हैं। जैसे कैसे? आप देखें, अभी अगर उपसर्ग जोड़ते हैं उत्थान में तो बनेगा अभ्युत्थान, इसमें संधि हो रही है। अभी अगर जोड़ते हैं उदय में तो शब्द बनेगा अभ्युदय, इसमें भी संधि हो रही है। यह अभी उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन संधियां उपस्थित हो रही हैं। इसके कुछ अन्य भी हैं, जैसे जिसका जवल रूप है, जो उसके समानांतर एक पारदर्शी शीशे की भांति कार्य करता है। जैसे मैं कहूं अभिमुख या अभिनय। अगर आपने नाट्य शास्त्र पढ़ा हो तो आप समझ पाएंगे कि अभिनय में जो नायक है या जो नाटक के पात्र हैं, वे पात्र किसी मूल पात्र का नय धारित करते हैं, उसके स्वरूप की धारणा प्रस्तुत करते हैं, और उस जो भी उनके हाव भाव हैं, शारीरिक, वाचिक, नेत्रों से, हाथों से, उन सभी के माध्यम से वे अभिनय प्रस्तुत करते हैं। उस जो मूल नायक है, जो यहाँ नाटक में अनुपस्थित है, लेकिन जो नाटक के पात्र हैं उनके माध्यम से उपस्थित हो रहा है, क्योंकि उसके मूल नय को यहाँ अभिनय प्रस्तुत किया जा रहा है, अभिनीत हो रहा है वह, इसलिए। और एक अभि का संदर्भ अधिकता से भी है। क्या ऐसे? अभिनंदन या अभिलाप। अब हम आते हैं अब यानी, देखिए, दो तरीके से समझना होगा। एक तो किसी अब का मतलब होता है वहां पे पहुंचना, और दूसरा इसका एक अलग संदर्भ है, अभाव या जो प्रतिलोम है, विलोम है, उसको प्रस्तुत करना। अब में भी विलोम का भाव है, लेकिन एक बार मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया था कि आपको समझना चाहिए कि तीन शब्द हैं, व्याघात, विपरीत और विरुद्ध। और जब हम तर्कशास्त्रीय अध्ययन करते हैं या भाषा शास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो इन तीनों शब्दों का बिल्कुल एक मतलब नहीं होता है। व्याघात
तीव्रतर उल्टा अर्थ है, विपरीत अपेक्षाकृत कम उल्टा अर्थ है, और विरुद्ध इन दोनों के बीच कहीं ठहरता है। तो इस तरीके से व्याघात, विरुद्ध और विपरीत का जो अर्थ संदर्भ है वह हमें अलग अलग उपसर्गों में भी देखने को मिलता है। तो जैसे मैं कह रहा हूं अव, तो अव में विपरीत अर्थ संदर्भ प्रस्तुत होता है, जैसे अवगणना या अवकृपा, अवगुण। और इसी में मैंने कहा कि एक प्रस्तुतिकरण का भी भाव है, जैसे अवतरण। अब हम आते हैं आ, और यह जो आ उपसर्ग है ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है और सबसे ज्यादा अर्थ संदर्भों में भी प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। कैसे? आ का अर्थ पर्यंत भी होता है, मतलब पूरा आच्छादित हो गया, ऐसा अर्थ भी प्रस्तुत करता है। आ संभवतः को भी इंगित करता है। आ उस आच्छादन की आक्रामकता या उसके विश्लेषणात्मक भाव को भी प्रस्तुत करता है, और आ विलोम भाव को भी प्रस्तुत करता है, उल्टा कर देता है अर्थ को। इस तरीके से यह जो आ उपसर्ग है यह अलग अलग अर्थ संदर्भों में प्रयुक्त होता है, और गाहे बगाहे सबसे अधिक अर्थ सर्जना का स्रोत या शक्ति इसी उपसर्ग के पास है। आप देखिए, चारों प्रयोग देखिए। आ, पहला प्रयोग है आकंठ, आजन्म, एक अर्थ हुआ। दूसरा देखिए आ, फिर आ, तो इसमें हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म भाव से, किंचित भाव से, कैसे आरक्त। फिर हमने कहा कि एक आच्छादन का भाव है, उसमें आक्रामकता है, तो आक्रमण, आकलन। आकलन करते हैं तो सतही नहीं होता, आकलन का मतलब आपने सब कुछ देखा। कलन, कलित क्या? आकलन, पूरा आच्छादित है। आपका जो कलन है उस पूरे कलन पर आच्छादित होकर के जो आप निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और विलोम मैंने कहा, तो कैसे? जैसे गमन, आगमन, आदान हो गया, दान, आदान, आदान प्रदान कहते हैं ना, तो आदान। अब फिर हम आते हैं उप। उप जो है वह जवल भी है और गौड़ भी है। ये दो रूप उप उपसर्ग के प्राप्त होते हैं। कैसे? जो गौड़ अर्थ है वह है उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र है। जैसे हम कहें उपग्रह, तो ग्रह क्या है? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वे ग्रह हैं। और उपग्रह क्या है? उपग्रह वे हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो इसी प्रकार से गौड़ अर्थ सृष्टि करता है, यानी उसके अर्थ का संकुचन करता है। और यह ध्यान दीजिएगा कि अर्थ संकुचन में भी एक तरीके के अर्थ की निर्मित है। अर्थ संकुचन का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि अर्थ को विनष्ट कर रहा है, वह एक नए किस्म के अर्थ की सर्जना ही कर रहा है। उपसर्ग अलग अलग अर्थों में भले प्रयुक्त हों, लेकिन वे सर्जना के स्तर पर कुछ बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं हैं। तो हमने कहा जब उसकी गौणता को प्रदर्शित करे तो उपग्रह, उपवेद, उपनेत्र। आप जानते हैं कि प्रत्येक वेद का उपवेद है। कितने वेद हैं? 4 वेद, और उन चारों वेद के उपवेद हैं। और फिर मैंने कहा जवल रूपों में भी प्रस्तुत होता है, जैसे उपाध्यक्ष, उपदिशा। अब हम आते हैं दुर या दुस। यह जो है यह एक निगेशन
या नकारात्मकता के भाव को धारण करने वाला अर्थ संदर्भ है। इस उपसर्ग से आप कुछ नकारात्मकता की अर्थ सर्जना करते हैं, जैसे दुराशा या दुरुक्ति या दुश्चिन्ह या दुष्कृत्य, ये सारे जो अर्थ हैं वे उसके जो दमनीय स्थितियां हैं उन स्थितियों का इंगन करती हैं। अब हम आते हैं नी। अब आप देखिए कि यह जो नी उपसर्ग है, उपसर्गों में बड़ी विशिष्टता है, बहुत खासियत है और खासियत बहुत रोचक है। जैसे आप नी उपसर्ग को लें तो आप पाएंगे कि नी उपसर्ग के माध्यम से आप नकार की अर्थ सर्जना भी कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, और उसी नी उपसर्ग के माध्यम से आप उसके आत्यांतिक स्वरूप की भी सर्जना कर रहे हैं। यानी आत्यांतिक स्वरूप भी उसी उपसर्ग के माध्यम से प्रस्तुत हो सकता है और उसी उपसर्ग के माध्यम से हम निषेधात्मक अर्थ सर्जना भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे शब्द बदलेंगे, किन शब्दों के साथ जुड़ रहा है, तो जिस भी शब्द के साथ जुड़ेगा उस शब्द के साथ वह नए गुण को, नए अर्थ गुण को धारण कर लेगा। जैसे नी, अब नी कहूं और कहूं नकार तो कहा जाएगा निकामी, निजोर। हाँ, तो ये सारे जो हैं ये अलग तरीके से निषेधात्मक अर्थ की सर्जना कर रहे हैं उपसर्ग। अब मैं कहूं नी, मैंने कहा कि यह उसके आत्यांतिक स्वरूप को भी प्रस्तुत करता है। कैसे? जैसे निमग्न या निबंध, ये सारे भी रूप हैं। फिर उपसर्ग आता है निस। निस मूलतः अभाव का प्रतिरूप है। जब आप निस उपसर्ग लगाते हैं तो आप अभाव को प्रस्तुत करते हैं। जैसे निष्फल, निश्चल, निःशेष। अब देखिए निःशेष कहा तो संधि प्रस्तुत हो गई, संधि और विच्छेद। फिर आते हैं दूसरा, इसके बाद है परा। परा यानी, अब देखिए परा जो है वह फिर दो संदर्भों में प्रयुक्त होता है। पहला तो सीधा सीधा है उलटा, विलोम, विरुद्ध, उल्टा अर्थ सृजित करेगा। लेकिन यही परा जो है वह उसके अपर वर्जन, ऊपरी स्वरूप को भी प्रस्तुत करता है। जैसे पराजय, उलट, जय पराजय, पराभव, तो ये सारे क्या हैं? उल्टे अर्थ हैं। लेकिन पराशक्ति, तो वहां पर आप उसके अन्य जो भौतिक नहीं है, उस भौतिक से उच्च स्तर की जो शक्ति है उसका वर्णन करते हैं। पराभौतिकी, इस तरीके से। अब हम आते हैं नए उपसर्ग की ओर, परि। परि उपसर्ग जो है वह मूलतः पूर्णता और व्याप्ति का स्वरूप करता है, या पूर्णता और व्याप्ति के अर्थ निर्धारण को बढ़ावा देता है। जैसे पूर्ण में क्या है? परिपूर्ण, परिपाक। और जब हम व्याप्ति कहें तो कैसे होगा? परिमित, परिश्रम, परिवार ये सब पूर्णता या व्याप्ति को इंगित करने वाले शब्द हैं जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब एक बहुत सामान्य सा उपसर्ग आता है प्र। प्र आधिक्य को की निर्मिति करता है, उसे बढ़ा देता है। यानी कोई भी गुण हो उसको जब बढ़ाएगा तो प्र, उसको कोई भी गुण हो, प्र उपसर्ग उसे बढ़ा देगा। जैसे प्रकोप, प्रबल, प्रपिता,
ये गुणों के आधिक्य को इंगित कर रहा है। और अब हम कहें उसके बाद आएगा प्रति। प्रति मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार से बता रहा हूं कि यह उपसर्ग जो है वह एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से नहीं प्रस्तुत किया जाता है, या ऐसा नहीं है कि एक खास तरीके का उपसर्ग एक खास तरीके की ही अर्थ सर्जना करेगा। तो जब हम प्रति करें तो यह भी दो तरीके के विशिष्ट अर्थों की सर्जना करता है। एक प्रति है उपसर्ग जो उल्टा, विलोम, विरुद्ध का प्रतिभाव करता है, और दूसरा है जो चुनाव, चयन की या उसके अंकन की स्थितियों को प्रस्तुत करता है। कैसे? जैसे हम कहें प्रतिकूल तो उल्टा हो गया, प्रतिच्छाया, छाया प्रतिच्छाया, उत्तर प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। तो ये सब जो हैं ये उल्टे अर्थ को इंगित करते हैं। लेकिन हम कहें कि प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, तो ये क्या है? उसके गणनीय भाव को प्रस्तुत करते हैं, एक एक भाव को प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। फिर हम आते हैं वी। वी उपसर्ग के भी दो अर्थ संदर्भ हैं। एक बार वी लगाते हैं उपसर्ग तो कुछ विशिष्ट अर्थ संदर्भ बनता है, उसमें विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और एक वी उपसर्ग लगा करके हम अभाव की भी निर्मिति कर सकते हैं। जैसे अगर विशिष्ट बनाना है तो विख्यात या विवाद, और अभाव प्रस्तुत करना है तो विफल या विधवा, सधवा, विधवा, संगति, फिर विसंगति। तो ये सारे अभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हम आते हैं सम। सम के भी दो स्वरूप हैं। इन दो स्वरूपों में पहला क्या है? पहला रूप है जिसे हम कहें संस्कृत, संस्कार, संगीत। दूसरा क्या है? दूसरा अर्थ प्रयोग क्या है? संयम, संयोग, संकीर्ण। तो ये दो अर्थ प्रयोग सम के भी हो गए। अब आते हैं सु। सु आते हैं तो इसका तीन प्रकार से प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है अधिक, कुछ भी अधिक बताने के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा होता है उसके सोपानगत स्वरूप को सुस्पष्ट करने के लिए, और तीसरा है चांगले, यह उसके विशिष्ट या मनोरम स्वरूप को प्रस्तुत करता है। अब तीनों का प्रयोग देखिए। जैसे हम कहें सुबोधित या सुशिक्षित, शिक्षित, सुशिक्षित, बोधित, सुबोधित, तो यह आधिक्य को, अधिक बोधित, सुशिक्षित यानी अधिक शिक्षित है, आधिक्य को प्रस्तुत कर रहा है। फिर हम सु कहें तो वह उसके जो है उसमें उस आसानी का रूप भी लाएगा। सौंपे तो सुगम, सुकर, स्वकल्प, ये सु उपसर्ग हुए, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से हम जो चांगले प्रयोग है उसमें कहेंगे सुभाषित, सुकृत, सुग्रास, ये सब सु उपसर्ग के प्रयोग हुए। अब आप देखें, एक और रोचक बात आपको जाननी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि केवल एक शब्द में एक उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार एक ही शब्द में दो उपसर्गों का भी प्रयोग हो जाता है। कैसे? हम कहें समालोचन, तो समालोचन में कितने उपसर्ग आ रहे हैं? दो उपसर्ग आ रहे हैं। कौन कौन सा? सम धन आ
धन लोचन। सम और आ ये दोनों उपसर्ग इस समालोचन शब्द में आ रहे हैं। हम कहें वी धन आ धन करण, शब्द बनता है व्याकरण। ये दो उपसर्ग फिर आ रहे हैं, वी धन आ, ये दो उपसर्ग मिलकर के करण के साथ व्याकरण शब्द की निर्मिति करते हैं। ये हुए आपके संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 है और उनके विविध प्रयोग हैं, और ये उपसर्ग हिंदी को अर्थगत अभिव्यक्ति में और सक्षम बनाते हैं। अब हम आते हैं हिंदी के अपने उपसर्गों की ओर, और ये उपसर्ग अगर हम ध्यान दें तो मोटे तौर पर 12 है। कौन कौन से हैं? ये उपसर्ग हैं अ, अन, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर और बिन। ये हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। जैसे अ उपसर्ग हुआ, क्या बनेगा? अभाव या निषेध इससे निर्मित होगा। कहीं भी लगा देंगे तो अभाव प्रस्तुत करने लगेगा या निषेध प्रस्तुत करने लगेगा। जैसे हम कहें था, अथा, टल, अटल, मूल्य, अमूल्य। तो ये सारे क्या हैं? अभाव या निषेध को, मूल्य का निषेध कर दिया। और कई बार आप ये जानते होंगे कि जब 2 बार निषेध होता है तो धनात्मक अर्थ की भी सर्जना हो जाती है। इसलिए अगर आप निषेधात्मक अर्थ का निषेध कर देते हैं तो वह धनात्मक अर्थ की भी प्राप्ति कराने लगता है। अ के जैसा ही एक और है अन, यह भी अभाव या निषेध को प्रस्तुत करता है। कैसे? जैसे अनमोल, अनबन, अनपढ़। फिर आते हैं कु। कु जो है ये बुराई को इंगित करता है, गलत, मतलब जो व्यावहारिक जीवन के निषेधात्मक स्वरूप है, निषेधात्मक रूप है, उधर ले जाता है। जैसे कुचाल, कुचैला, कहते हैं ना, मैला कुचैला, कुचक्र। और फिर इसी से जुड़ता हुआ एक और रूप है दु। दु उपसर्ग जो है वह भी बुराई को ही इंगित करता है, लेकिन इसमें जो बुराई की मात्रा है वह कु की बुराई की मात्रा से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी, ये समझने की बात है। और यह केवल बुराई की मात्रा से ही नहीं है, कई बार जो दु है यह कमी को भी इंगित करता है, व्यापक कमी को भी इंगित करता है। जैसे हम कहें दुख, तो वहां तो बुराई है, लेकिन अब हम कहें दुबला, तो ये बुराई नहीं है लेकिन कमी है। हम कहें कि हाँ, तो जैसे हम कहें दुबला, तो दुबला क्या है? दुबला जो बहुत पतला है, जो कमजोर है थोड़ा सा। लेकिन आजकल ध्यान दीजिएगा कि दुबले होने को बहुत प्रश्रय दिया जा रहा है और मोटापे को रोग का घर माना जा रहा है। इसलिए आजकल भाषा में थोड़ा सा, भाषाएं अपना अर्थ संदर्भ बदलती रहती हैं। तो यहाँ भी भाषा पहले दुबला भले थोड़ा निषेधात्मक या बुराई में प्रस्तुत होता हो, लेकिन आजकल दुबला बहुत अच्छाई में प्रस्तुत हो रहा है। बहुत मोटा हो जाना बहुत अच्छी बात नहीं। अब एक 5वां जो उपसर्ग है उस पर आते हैं, नी। नी जो है ये कमी को प्रस्तुत करता है, कोई चीज कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसको प्रस्तुत करता है। जैसे निशब्द, निशब्द, या निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, ये सारे जो हैं ये कमी को प्रस्तुत करते हैं। फिर है औ या अव।
तो जैसे हम कहें, यह देखिए हीनता को या निषेध को इंगित करेगा। अवगुण, अवघड़, अवसर, अवसान, इसी में अवसान भी बनता है, अवगुण भी बनता है, ठीक है, अवसर भी बनता है। तो ये सारे अव या अव जो है यह संस्कृत का था, और अव जो है वह हिंदी का हो गया। लेकिन अव को और अव को दोनों को हिंदी का भी अपना उपसर्ग माना जाता है। फिर हम कहें भर, भर पूर्णता को, भर जाने को इंगित करता है। एकदम भर का मतलब भर जाना। जैसे हम कहें भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, यह उसकी पूर्णता को, भर जाने को इंगित करेगा। इसके तो जो कहा जा रहा है वही उसका अर्थ भी है। सु, सु जब हिंदी के उपसर्ग के रूप में प्रस्तुत होता है तो वह अच्छाई के संदर्भ में प्रस्तुत होता है। कैसे? जैसे सुडौल, सुघड़, सुफल या सुलोचन या सुजान, ये सब अच्छाई के संदर्भ में प्रस्तुत है। फिर एक नवा है अध। अध मतलब अध आधा, जहां भी अध आपने लगाया तुरंत आधा हो गया। अध पका, अध कच्चा, अध मरा, ये सारे जो हैं वो आधा कर दे रहे हैं अर्थ को। अब एक है उन। उन, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत रोचक है। उन उपसर्ग किसी भी संख्या में एक की कमी कर देगा। और आप इसको खूब पढ़ते हैं। 29, आप जान नहीं पाते कि 29 का मतलब में जब हम 29 कहते हैं तो 30 में एक कम, उन जो उपसर्ग लग जा रहा है 29 शब्द में, उसका अर्थ है कि 30 में एक कम। 29, 59, 69, 39, यानी कि वहां पर संख्या एक कम कर दी गई है। अभी ऐसा नहीं है कि आप 1000 कहने लगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई उपसर्ग हर शब्द में जुड़ जाएगा। आप एक उपसर्ग को दौड़े दौड़े जाएं और हर शब्द में जोड़ने लगें तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वह लोक व्यवहार में नहीं है। भाषा का गहरा संबंध लोक व्यवहार से, जोड़ने को आप जोड़ दें और कहें कि मैंने नया शब्द बनाया, लेकिन क्या वह नया शब्द लोक व्यवहार में मान्यता प्राप्त है? यदि नहीं है तो वह उस भाषा का शब्द नहीं माना जाएगा। यदि, फिर मैं कह रहा हूं, यदि वह शब्द लोक मान्यता को प्राप्त कर ले, ऐसे ढेर सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने नए शब्द गढ़े और बाद में धीरे धीरे लोक व्यवहार में उन शब्दों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा, और जब प्रयोग होने लगा तो वे गढ़े गए शब्द ही हिंदी के शब्द हो गए, हिंदी की शब्द संपदा में शामिल हो गए। तो यह भी ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं 11वें उपसर्ग की ओर, पर। यह है द्वितीय या पश्चात भाव को इंगित करता है। द्वितीय या पश्चात भाव, जैसे परलोक, परोपकार, पर उपकार, परोपकार, पर सर्ग, परहित। तो ये जो है, ये जो शब्द प्रयोग है, इसमें जो द्वितीय या पश्चात का भावबोध उत्पन्न हो रहा है। और फिर आते हैं बिन। बिन का मतलब हुआ सीधा सीधा अर्थ है, बिना उसके, या निषेधात्मक, ऋणात्मक अर्थ है। जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, बिन पहचाने। गाने में आता है बिन पहचाने, याद करिएगा किस गाने में आता है। तो ये हुए संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग। अब हम आते हैं उन उपसर्गों की ओर जिनका संबंध अरबी, फारसी, तुर्की जैसी विदेशी भाषाओं से है। वहां से जो उपसर्ग हमारी हिंदी में आए और हमने हिंदी में उनका बहुतायत में प्रयोग किया, उन उपसर्गों की चर्चा करते हैं। ढेर सारे उपसर्ग हैं,
उसमें भी मुख्यतः हम 12 उपसर्गों की चर्चा करते हैं। जैसे कम, कम जैसे ही कहते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे थोड़ा। हाँ, जैसे कमजोर, कम बख्त, कम अक्ल, तो थोड़ा उसको संकुचित कर देता है। खुश, खुश जैसे ही कहते हैं तो आप समझ जाते हैं कुछ अच्छा है। खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो विदेशी भाषाओं से शब्द उपसर्ग लिए गए, वे उपसर्ग थे जो बहुत आसान थे और सीधे सीधे हिंदी में खप जाने वाले थे। बहुत कठिन कठिन, जैसे मिर्जा गालिब की शायरी पढ़े तो उन्होंने समास और उपसर्गों का अद्भुत प्रयोग किया है, लेकिन उन उपसर्गों में सभी को हिंदी के उपसर्ग कहना बहुत घातक हो जाएगा। इसलिए घातक हो जाएगा क्योंकि हिंदी में तो हम उन उपसर्गों का प्रयोग करते ही नहीं हैं, और लोक व्यवहार में जब वे उपसर्ग हैं ही नहीं तो हम उन्हें, उन उपसर्गों को किस आधार पर अपनी भाषा, अपनी संपदा में गिने? वे तो हमारे हैं ही नहीं। जो हमारी जनता नहीं बोलती वे पराये हैं, जो हमारी जनता बोलती है वे अपने। जिसे अपना लिया जनता ने, भाषा का यही मूल गुण है। जिसे जनता ने अपना लिया वह उस जनता की भाषा की शब्द संपदा का हिस्सा बन गया। तो अब और आते हैं कम और खुश जाना। अब गैर, गैर का मतलब निषेध, गैर, गैर का मतलब पराया, निषेधात्मक, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, ये सब गैर के प्रयोग हैं। अब ना, ना भी निगेशन को प्रस्तुत करता है, निषेध को प्रस्तुत करता है। कैसे? ना समझ, ना पसंद, नालायक, नाराज, ये सब ना उपसर्ग के प्रयोग हैं। फिर ब है एक्स्ट्रा को या उसके अनुसार, इन दो अर्थ क्षमताओं को रखता है ब। जैसे बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, इस तरीके से ब अर्थ सर्जना करता है। फिर आते हैं बा। बा जो है वो साहित्य, जो सहित का भाव है उसको इंगित करता है। जैसे हम कहें बाइज्जत, कहते हैं ना कोर्ट में मुजरिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह इज्जत के साथ, बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ। बाकायदा मतलब कायदे के साथ। बाअदब, अदब के साथ। बा मौका, मौके के साथ। फिर आता है बद। बद बुराई के सेंस में है। बदनीयत, बदमाश, बदकिस्मत, बदनाम, बदबू है। अब आप तो ये नहीं कहेंगे ना कि बड़ी अच्छी बदबू आ रही है। जब आप बदबू कहेंगे तो कहेंगे कि बहुत बुरी बदबू आ रही। तो किसी कहेंगे कि बदमाश, तो ये थोड़ी कहेंगे कि बड़ा अच्छा बदमाश था। आप कहेंगे कि बुरा बदमाश था। और जब बदमाश बोलेंगे तो अपने आप बुराई उसमें शामिल हो जाएगी। बदबू बोलेंगे तो अपने आप, केवल ये कह दीजिए कि बहुत बदबू आ रही है तो उसमें आपको बुरी बदबू आ रही है यह कहने की जरूरत नहीं है। बदबू मतलब कुछ खराब खुशबू ही है, मतलब माफी चाहूंगा खुशबू बोल दिया, खराब बू ही है। अब आते हैं बे। अब बे जो है वो बिना का, यह भी निषेध है। जैसे बेलचक, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, बेईमान। बेईमान मतलब जिसमें ईमान नहीं है वह बेईमान हो गया। फिर आते हैं ला। अब ला जो है यह अरबी और फारसी दोनों का है और हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है। यह किसी चीज से हीन होने को दर्शाता है, उससे रहित हो जाने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए लापरवाह,
लापरवाह यानी जिसमें जो परवाह रहित है, लाचार जो चार रहित, जिसके पास कोई चारा नहीं है। लाजवाब जवाब ही नहीं है, कोई लाजवाब कर दिया। लावारिस मतलब कहते हैं ना सामान लावारिस पड़ा है, ऐसा सामान जिसका कोई वारिस ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है, वह लावारिस सामान हो गया। फिर आते हैं सर। सर यानी मुख्यता को प्रदर्शित करने वाला उपसर्ग, जैसे सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। फिर आते हैं हम। हम होता है साथ में रहना या समान भाव, इन दोनों अर्थों की सृष्टि करता है। जैसे हम नशी, हम दर्दी, हम राह, हम उम्र, हम दम, ये सारे हम के प्रयोग हैं। फिर आता है हर। हर जो है यह प्रत्येक के लिए प्रस्तुत होता है। हर बार, हर साल, हर दिन, हर एक, यह प्रत्येक के लिए प्रस्तुत हो रहा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग भाषाओं से भी उपसर्ग लेते हैं। कुछ उपसर्ग हमारी अपनी हिंदी के हैं और कुछ उपसर्ग हमने संस्कृत से लिए। और आप ध्यान दीजिए कि जो संस्कृत से आए उपसर्ग हैं उनकी ही संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए जब कई बार कहा जाता है कि संस्कृत हिंदी की जननी है, हालांकि आज के समय में यदि आप भाषा शास्त्रीय अध्ययन करें तो भाषा शास्त्र के विद्वान इस अभिमत के पक्ष में नहीं है। वे अलग अलग भाषाओं के जन्म को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि व्याकरण के और शब्द प्रयोगों के विविध स्तर पर हिंदी भाषा पर संस्कृत भाषा का गहरा प्रभाव है और हिंदी के विकास में संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। यह योगदान आपको उपसर्गों के भी माध्यम से पता चला होगा, जिसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा उपसर्ग हिंदी में जो मौजूद हैं वे संस्कृत भाषा से ही आए हैं। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।